बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई? ठीक हो? आज हमने करनी है क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज सेट नंबर 2 है और लेक्चर नंबर आज है 19 है। चैप्टर नंबर हमारे पास 2 है, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस हम कर रहे हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज सेट नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ है 2 हमारे पास मौजूद है। हमने आज करना क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के स्टेटमेंट पहले रीड कर लें, बाद में इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कह रहा है कि इफ फोर्सेस पी ए बी, यानी ए बी के साइड के अलोंग फोर्स लग रही है पी ए बी, सी बी वाली साइड के क्यू सी बी और आर सी बी सी डी, इसी तरह एस ए डी एक्ट कर रही हैं अलोंग द साइड्स ऑफ अ प्लेन क्वाड्रेंटल, क्वाड 4 साइडेड, ठीक है, आर इन इक्विलिब्रियम। और ये तमाम फोर्सेस की वजह से वो क्वाड्रेंटल क्या है हमारे पास इन इक्विलिब्रियम में। हमने शो ये करना है कि पी आर इज इक्वल टू क्यू एस, ये कंडीशन हमने फाइंड करनी है। ये कंडीशन लगाएंगे कौन सी? हम ये कंडीशन लगाएंगे, हमारे पास ये कंडीशन है आर इन इक्विलिब्रियम। ये बात करने के बाद हम ये बात आगे एंड पे जाकर के प्रूफ कर देंगे, यानी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की जगह की तरह यही ये क्वेश्चन मौजूद है मेरे पास कि वहाँ पे भी गालबन मेरे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनी, 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट तीसरी के बराबर आ रहा था, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनी वहाँ पर भी तकरीबन इसी तरह, और वहाँ पर भी हमने बाद में उसी रिजल्टेंट की जो थी क्या फाइंड कर ली थी, कंडीशन जो उसने गिवन थी, जो कि मेरे पास P माइनस क्यू इंटू ए और बी की शक्ल में मौजूद थी, और क्यू सी इक्वल टू आर बी, तो इसी तरह यहाँ पर भी मौजूद है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये हुआ कि 4 फोर्सेज हैं, ये एक्ट कर रही है अलोंग द साइड ऑफ द क्वाड्रेंटल, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम में शो ये करना है कि पी आर इक्वल टू हमारे पास किस चीज़ के है, क्यू एस के है। चलिए हम इसकी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। और तो क्वाड्रेंटल के लिए ज़रूरी नहीं कि 4 साइडेड फिगर, यानी वो स्केयर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो स्केयर हो ऐसा भी ना हो, क्योंकि स्केयर हो गया तो फिर वो क्वाड्रेंटल तो है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्वाड्रेंटल वाली खासियतें नहीं रह जाएगी। क्यों? और दूसरी बड़ी वजह ये कि जो फोर्सेस हमारे पास गिवन है ना, इन फोर्सेस के बारे में ये कंसेप्ट रख लें अपने ज़हन में। हम कैसे कह सकते हैं कि ये फोर्सेस आपस में इक्वल है? पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इस बात के ऊपर मेरे ख्याल से कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने ये इस तरह की क्यों बना रहे हैं। इसी तरह इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, तो आप जिस तरह की मर्जी ड्रा कर लें, लेकिन वो 4 साइडेड हो, और कोशिश ये करनी है कि वो चारों साइडें आपस में इक्वल ना हो, ठीक है, ताकि वो फिक्र जहन से निकल जाए कि ये फोर्सेस, कोई 2 फोर्सेस भी आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्लियर होगी बात? ठीक है। इस पॉइंट को नाम देते हैं ए बी सी और डी मेरे पास मौजूद है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम सेंटर ड्रा करते हैं, ये लाइन मिलाते हैं, और दरअसल ये बन जाएगी मेरे पास 2 ट्राइंगल्स। इस लाइन की वजह से ये मेरे पास क्या बन गई, 2 ट्राइंगल्स बन गई, ठीक है। अब इन 2 ट्राइंगल्स का एक पॉइंट हम क्या कर लेते हैं, यानी परपेंडिकुलर गिराते हैं किसके ऊपर, इस सेंटर वाली लाइन के ऊपर, और देखते हैं इसके ऊपर हमारे पास क्या कुछ बनता है। अच्छा, इसका जो सेंटर है तकरीबन यहाँ पे बन रहा है, और इसका सेंटर तकरीबन इसके आसपास बनेगा, लेकिन इसके ऊपर नहीं बनने वाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों साइडें फिगर्स जो हैं हमारे पास, ये साइडें सारी की सारी आपस में ऑपोजिट से थोड़ी कि ये एक जैसी नहीं है, लेंथ में एक जितनी नहीं है, तो इसलिए सेंटर उनका पॉसिबल नहीं है कि सेम आ सके। तो इस सेंटर का मैं नाम दे देता हूँ ओ का, इससे ओ डैश का नाम देते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। अब ज़रा फोर्सेस की डायरेक्शन भी शो करवाते हैं। ए बी के लॉन्ग लग रही थी पी ए बी, बी सी के लॉन्ग लग रही थी, या सी बी के लॉन्ग लग रही थी, हमारे पास सी बी के लॉन्ग लग रही है, तो ये मेरे पास आ गई क्यू सी बी। इसी तरह अलोंग फिर कौन सी लग रही है, सी डी,
तो सी से डी यानी ये डायरेक्शन आर सी डी मेरे पास मौजूद है, और सबसे आखिर वाली ए से डी यानी ये डायरेक्शन मेरे पास इसकी मौजूद है। क्लियर होगी बात? ठीक है, एस ए डी मेरे पास मौजूद आ गई। क्लियर होगी बात? ठीक है। अच्छा, अब ज़रा गौर करते चले जाओ इस चीज़ के ऊपर। ये रहा ओ सी वाली लाइन, ठीक है, इसके ऊपर हम लगाते हैं लैम्डा म्यू थ्योरम। तो ये साइड क्यू है, ये आर, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? क्यू प्लस आर इंटू ओ सी। तो ये आ जाएगा क्यू प्लस आर इंटू ओ सी मेरे पास आ जाएगा। क्लियर होगी बात? इसी तरह इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा? पी प्लस एस इंटू ओ डैश ए मेरे पास आ जाएगा। इसकी डायरेक्शन मेरे पास क्या हो सकती है? डायरेक्शन ये वाली है, लिहाजा ए डैश ओ लिखे, सॉरी ए ओ डैश लिखे। ठीक है, इस तरह हमने ये किया है, ये और ये डायरेक्शन थी, तो हमने इसे लिखा ओ सी। ठीक है, क्या डायरेक्शन मेरे पास? सी से बी और सी से डी की जन्म थी, तो हमने लिखा ओ सी। ठीक है, याद रखना यहाँ पर ये आगे पीछे करने से साइन चेंज हो जाना करेगा, तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो यानी फोर्सेस की तरफ जब डायरेक्शन थी मेरे पास, तो मैंने उसे सी को बाद में ले लिया। अब की बार मेरे पास क्या है कि रिजल्टेंट से भी ऑपोजिट है, तो लिहाजा ये और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फिगर है, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, लिहाजा इसमें हमने क्या ले लिया फिर ए से ओ डैश की जानब। वजह क्या बनी? क्योंकि दोनों फोर्सेस इसी लाइन के ऊपर हमने इनका सेंटर इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से हमने ये काम कर लिया, यानी इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह की बन जाएगी और इसकी डायरेक्शन कुछ ऊपर से नीचे की जानब बन जाएगी। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, आगे चलें फिर। अच्छा जी, फर्स्ट वी फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस। फर्स्ट वी फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस। पहले हम दो फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। कौन कौन से मेरे पास? क्यू सी बी और आर सी डी का। तो क्यू सी बी एंड सी बी एंड आर सी डी। पहले हम इनका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, वो क्या निकलेगा मेरे पास? डैडी रिजल्टेंट यही है, फोर्सेस को सम कर लिया जाए, तो लैम्डा म्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग ही हम उनका सम कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास फिर आर क्यू सी बी प्लस आर सी डी इज इक्वल टू लैम्डा म्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा? क्यू प्लस आर इंटू ओ सी के सी ओ डैश बनेगी, सी ओ बनेगी, सी ओ सॉरी। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलें फिर। इसी तरह फिर ये हमने लगा दिया बाय लैम्डा म्यू थ्योरम, लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद और ओ क्या मेरे पास? वेयर, जिस तरह हमने लैम्डा म्यू थ्योरम में लिखते हैं, वेयर ओ इज द पॉइंट डिवाइड किसे? बी डी को इन रेशो बी से ओ और ओ से बी ओ रेशो ओ से बी, हाँ बी से ओ से आगे फिर जाएगा कहाँ तक? डी की जानब, बी ओ रेशो ओ डी। और ये किस चीज़ की इक्वल है मेरे पास फिर? आर रेशो क्यू के। ठीक है, यानी इसे हम लिख सकते हैं बी ओ डिवाइडेड बाय ओ डी इज इक्वल टू आर ओवर क्यू। ठीक है, अच्छा इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देके छोड़ दें। अब आगे हम फाइंड करते हैं रिजल्टेंट किसका? दूसरी दो फोर्सेज जो हमारे पास बच गई थी, कौन कौन सी? पी ए बी और एस ए डी का। नाउ वी फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज the resultant of two forces। कौन कौन सी फोर्सेज आपकी बात? पी ए बी
एंड SAD मेरे पास, ठीक है। वो मेरे पास क्या निकलेगा भाई, बाय लैम्डा म्यू थ्योरम फिर ऐड करेंगे बाय लैम्डा म्यू थ्योरम, लैम्डा म्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, PAB प्लस SAD, ठीक है। पता ना आप लोगों को मैं ये एरो कब लगाता हूँ ऊपर, जब साथ इसके मैं इंट्रोड्यूस P वगैरह या S वगैरह जो भी हो लिखा जाए तो P प्लस S इंटू AO डैश, क्लियर होगी बात, ठीक है। इसी तरह फिर लिखते हैं हम वेयर O डैश, मेरे पास O डैश क्या है, वेयर O dash is the point which divide BD in the ratio BD in the ratio, हमारे पास रेशो क्या बनी है, BO डैश रेशो O डैश D इज इक्वल टू किसके होगा, S रेशो P के, यानी ये हो जाएगा BO डैश डिवाइडेड बाय O डैश D इज इक्वल टू S ओवर P के कुल आ जाएगा, ठीक है। इनसे नाम दे दीजिए आप क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम को, जो कंडीशन उसने दी है, सिंस द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, ना सिस्टम लिख लें या फोर्सिंग जो मर्जी लिख लें, द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि AO डैश एक बात होगी और दूसरी CO जो है, ये दोनों बेसिकली एक ही लाइन के ऊपर है। हमने ये शो करवाया कि ये डिफरेंट लाइन्स हैं, ठीक है, कि AO डैश और CO जो है ये डिफरेंट लाइन्स हमने शो करवाई यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डायग्राम, लेकिन क्योंकि कंडीशन लग गई है कि वो इक्विलिब्रियम में है, जब इक्विलिब्रियम में तो वो फिर कहाँ पे होनी चाहिए, एक ही लाइन के ऊपर होनी चाहिए। तो यही हम बात लिख लेते हैं, बिकॉज सिंस द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, देयरफॉर AO डैश एंड दूसरी बात मेरे पास कौन सी है, CO, ये कहाँ पर है, विल हैव सेम लाइन ऑफ सेम लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, डेट इज O डैश कोइंसाइड विद, नहीं मिल जाता है ना किसके साथ, O के साथ, ठीक है। सो फ्रॉम 1 and 2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से हम देखते हैं कि BO डैश डिवाइडेड बाय O डैश D इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, S ओवर P के, और ये किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, जो पिछली बारी हमने फाइंड की थी, BO डिवाइडेड बाय OD इज इक्वल टू R ओवर Q के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये चारों आपस में इक्वल है, तो S ओवर P इम्प्लाइज डेट आपस में R ओवर Q के इक्वल आ गए। तो यहाँ से मेरे पास है QS इज इक्वल टू R P या PR जो भी है, ये वो मेरी कंडीशन थी जो हमने फाइंड करनी थी, क्लियर होगी बात। अच्छा जी, तो आ गया क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी 3 साइडेड फिगर है और तीनों साइडें आपस में इक्वल है, इक्विलेटरल है। अच्छा जी, और उसकी हर साइड की जो लेंथ है वो कितनी है, A है, और यानी यहाँ पे वादे कर दिया, हालांकि पीछे एक क्वेश्चन आया था तो उसमें मैंने कह दिया था कि अगर गिवन ना हो, गालबन क्वेश्चन नंबर 5 ही था, अगर गिवन ना हो तो फिर कॉर्नर के अकॉर्डिंग आप नाम दे सकते हैं, और अगर गिवन हो तो फिर आपने वही नाम देना है जो कि उसने स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पर उसने कह दिया है कि हर साइड की लेंथ मेरे पास कितनी है, A। दूसरी बात उसने ये कह दी है कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ OA, ठीक है। C जो है मेरे पास किसका मिड पॉइंट है, OA वाली फिगर साइड का। इसका मतलब है कि OA की अगर उसने बात कर दी है ना, तो ये जो ट्रायंगल है ना, प्लेन के अंदर हमने ड्रा कर दी, ठीक है। हालांकि आमतौर पर हम ABC का नाम देते हैं,
ट्राइंगल को, लेकिन यहाँ पर उसने वादे कर दिया ओ रीजन के लिहाज से हमने स्टार्ट करना है इसका, ठीक है। लिहाजा एक बात वाजी होगी हमारे पास कि ओ से मतलब यहाँ पर ओरिजिन फिर हम प्लेन के अंदर ही बात करें बहरहाल। तो फोर्सेज 4P, P एंड P एक्ट अलोंग द साइड O, B, BA एंड A और रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक साइड में OA बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो OA को अगर बेस लिया जाए और C जो है ये मिड पॉइंट बने सेंटर में बिल्कुल गिरे, इसका मतलब है कि ये हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरह की बनेगी फिर कि हम प्लेन ड्रा कर लेंगे बेसिकली तौर पर। ये रहेगा मेरे पास इसका प्लेन, तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं किस चीज का, ओ का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसे हमने ओ का नाम दिया। अब जरा ट्रायंगल भी ड्रा कर लो, कोशिश करनी है कि ये इक्विलेटरल ही दिखाई दे। अच्छा जी, तो अब आप इससे फिर कर लें कुछ इस तरीके से, ये बन जाएगी OA और फिर जाहिर सी बात है इसे B का नाम दे दिया और ये मिड पॉइंट बन गया किसका, OA वाली साइड का, ठीक है। अब फोर्सेस उसने कहा कि 4P फोर्स लग रही है OB के लॉन्ग, तो यहाँ पे आ जाएगी 4P BA के लॉन्ग कितनी है P, और इसी तरह A से O की तरफ मेरे पास वो भी कितनी है P ही है। क्लियर होगी बात, ठीक है। और डायरेक्शन भी शो करवा रही है, ये इसकी डायरेक्शन रही मेरे पास, ये डायरेक्शन नीचे की जानब इसकी रही और इस तरफ ओरिजिन की जानब डायरेक्शन इसकी रही। याद रखिएगा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस एक्सरसाइज के अंदर ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें जब फोर्सेज की बात कर रहा हूँ रोटेशन के हवाले से, ठीक है, तो साइड्स का खास तौर पे ख्याल रखना है क्योंकि फिर एंगल उन्हीं साइड्स के डायरेक्शन के हवाले से बनता है, ठीक है। मसलन जिस तरह ये है तो ये कितना एंगल बनाएगा आपकी बात, ये 180 का बनेगा। अगर डायरेक्शन इसकी लॉन्ग एक्स एक्सिस होती तो 0 डिग्री था, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन है, यानी इसी लाइन को अगर हम यहाँ पर एक्सटेंड करें तो ये एंगल टोटल कितना बना रहा है इसके साथ 180 का। इसी तरह इसकी डायरेक्शन के हवाले से भी हम सारी बातें कर लेंगे, तो ये बातें अच्छे तरीके से याद करनी है। कहाँ से पता चला है, इस एरो, ठीक, इस एरो से पता चलता है कि इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या बन रही है, और फिर क्योंकि जो एंगल है वो भी क्या हमें बताता है, बेसिकली डायरेक्शन के बारे में बताता है, किसी फोर्स की किसी प्लेन के अंदर डायरेक्शन के बारे में हमें बता रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पर हर साइड की जो डायरेक्शन लेंथ है वो मेरे पास कितनी है, जो गिवन है वो A ही है, इसकी भी A ही मौजूद है, इसकी भी लेंथ मेरे पास A ही मौजूद है, और इसी तरह बेस वाली की भी मेरे पास लेंथ कितनी है A ही मौजूद है। क्लियर होगी बात, ठीक है, ये हमारी डायग्राम कंप्लीट होगी। अच्छा जी, अब हम करते हैं रिजॉल्विंग करते हैं। तो आगे क्वेश्चन के स्टेटमेंट तो कंप्लीट कर लें। वो ये कह रहा है कि इफ़ OA एंड OY, ठीक है, पैरेलल टू BC आर टेकन एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, OA जो है ये पैरेलल है एक्स एक्सिस की, जाहिर सी बात है डायग्राम से भी वाज़ेह हो रहा है, OA पैरेलल है एक्स एक्सिस के, जबकि दूसरी मेरे पास जो है BC जो है यानी वाई एक्सिस। अब उसने दूसरी बात कर ली मेरे पास कुछ इस तरह के, पहले उसने नाम लिया साइड का और उसे पैरेलल किया एक्सिस के, ठीक है। अब की बार उसने एक्सिस का नाम ले लिया और उसे पैरेलल किया किसके, साइड के। क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर उसने ही यही काम किया है कि OA साइड है और उसे पैरेलल किया किसके, एक्स एक्सिस के, ठीक है, एक्सिस के लिहाज से उसे शो करवाया। जबकि फिर दूसरी बात उसने क्या किया, एक्सिस को शो करवाया साइड के लिहाज से, ठीक है। तो OY जो है ये पैरेलल है किसके, BC के। अच्छा जी, प्रूव ये करना है, क्वेश्चन स्टेटमेंट यहाँ तक क्लियर होगी ना। प्रूव ये करना है हमने कि द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस इज 3P, कि जो हमारे पास फोर्सेस का रिजल्टेंट है वो कितना आएगा 3P है, एंड द इक्वेशन ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन की जो इक्वेशन है वो मेरे पास ये बननी चाहिए। क्लियर होगी बात, चलिए हम लिखते हैं फिर क्वेश्चन मेरे पास है 8।
अच्छा जी, तो हम लिखते हैं रिजॉल्विंग द फोर्सेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। रिजॉल्विंग द फोर्सेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से फिर एक्स किसके इक्वल आएगा, पी काज ऑफ एंगल प्लस दूसरी 4p काज ऑफ उसका एंगल प्लस p काज ऑफ उसका एंगल। ठीक है, अच्छा जी, p पहला जो p है मेरे पास वो एंगल कितना बना रहा है 180 डिग्री का। ठीक है, दूसरा कितना बना रहा है 4p वाला जो है, ठीक है, उसकी रोटेशन नॉर्मल ही है, तो वैसे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एंगल कितना बनता है 60 का ही यहाँ पे बनना है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन नॉर्मल ही है जिस तरह हम होनी चाहिए, तो ये आ गया मेरे पास कितना 60 का। ठीक है, अब इसे समझने के लिए पता क्या करना, इस चीज को इसके एंगल की मेजरमेंट कैसे करें, इसी साइड को आगे एक्सटेंड करना। तो ये आ गई यहाँ पर, जब इसे घुमा करके लेके आओगे यहाँ तक तो एंगल कितना बनेगा ये हिसाब लगाना। ठीक है, अब गौर करो जरा, ये हो गया टोटल 180 का, यहाँ तक 270 का, और उसमें 60 और ऐड कर लो 360 का हो ठीक है, नहीं कितना एंगल बनेगा यहाँ पर 300 कंप्लीट एंगल बनेगा जी। ठीक है, 300। हाँ नहीं, मैं बताता हूँ यहाँ पर असल में हुआ ये है कि हमारे पास ये जो फोर्स लग रही है ना, ये जो है, ठीक है, ये एंगल इसमें से निकलना है बेसिकली तौर पर, हाफ एंगल इसमें से निकलना है। ठीक है, बाद में इस बात को दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, पहले ज़रा एक बार मुझे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने दें। ठीक है, तब तक ज़रा गौर भी कर लेना, अगर ना समझ आएगी फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, इसी तरह x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू p साइन ऑफ प्लस 4p साइन ऑफ प्लस p साइन ऑफ, तो ये 180 60 और 300 मेरे पास आ गया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं, मज़ीद आगे हम बात करते हैं। अब हमने थोड़ा सा चेंज करना है इस फोर्स के एंगल को चेक करने के लिए कि ये एंगल बंद कितना रहा है। ठीक है, इसके लिए मैं एक ड्रा करता हूँ परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से कि ये एंगल हम शो करवा सकें कितना बंद रहा है। इस साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है, अब एंगल कितना रह गया, ये 30 का रह गया। समझ आए। ठीक है, अब ये एंगल मेरे पास रह गया 30 का, इस चीज को आप नाम दे दें डी का। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लेंथ हमने शो करवाई है। अच्छा जी, अब ये किया क्यों है, सवाल ये पैदा होता है। ठीक है, तो जनाब याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फाइंड करने के लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फाइंड करने के लिए मेरे पास दो चीजों का होना जरूरी है। कौन कौन सी, फोर्स का और दूसरा मोमेंट आर्म का। हाँ वही बात है। अच्छा वो ठीक है, क्योंकि उसने यही कहा है कि प्रूव दैट द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स इज 3p एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। जब लाइन ऑफ एक्शन का कंसेप्ट आ जाएगा तो जहन में कंसेप्ट जोड़ा लो, कौन सा फिर, टार्क वाला। तो टार्क में चाहे अब लाइन ऑफ, देखो टार्क के फार्मूले के अंदर टाउ इज इक्वल टू हम आमतौर पे एफ क्रॉस एल लिखते हैं, तो हम यहाँ पे टार्क भी निकाल सकते हैं, फोर्स भी निकाल सकते हैं, लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो लेंथ क्या है मेरे पास, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेसिकली तौर पर, कहाँ से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन तक। तो ये लाइन ऑफ एक्शन मेरे पास यहाँ पर कुछ ये बनेगी। वजह क्या है, वजह ये है कि जनाब क्योंकि ये जो है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आ गई है, इसकी वजह से कोई मोशन नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। ये भी जो है रीजन पे आ रही है, लागी रीजन की तरफ रही है, रीजन की बिल्कुल ऑपोजिट लग रही है, लिहाजा इसकी वजह से भी। तो जो लाइन बिल्कुल ओरिजिन के लिहाज से परपेंडिकुलर शो हो रही होगी, ठीक है, यानी यूं समझ लो सारी डायग्राम आप एक बार बोलिए और सिर्फ इस पॉइंट ओ और इस लाइन को चेक करें। इस पॉइंट के ऊपर, लाइन के ऊपर जब फोर्स लगती है तो बॉडी जो है इस पॉइंट के गिर्द घूमना शुरू कर देती है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर टार्क आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब लाइन ऑफ एक्शन ही तो इक्वेशन फाइंड करनी है, इस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, तो इसलिए मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया। अब इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा, फिर रिमेनिंग एंगल रह जाएगा कितना, 30 का रह जाएगा।
ठीक है। यानी आप इसे जब अब लेकर के जाएंगे आगे, मजीद एक्स्ट्रा आगे लेकर के जाएंगे, तो ये जो है एंगल कितना बनाएगा फिर मजीद 30 डिग्री का बनाएगा। ठीक है, 270 के बाद टोटल एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा, और एंगल कितना हो जाएगा टोटल 300 का हो गया। क्या ये बात क्लियर होगी अब ये 300 का एंगल कैसे बन रहा है? ठीक है, अच्छा जी। तो यहाँ से फिर x इज इक्वल टू इम्प्लाइज डैट x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया cos 180 पे कितना होता है -1, तो ये आ गया -p प्लस 4p, cos 60 पे कितना होता है 1/2 प्लस p, और cos 300 पे कितना होता है थर्ड किस क्वाड में, 4 क्वाड में है, अपने ही क्वाड में मौजूद है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2 होगी। इसी तरह y मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा 0 180 पे प्लस सेकंड फर्स्ट क्वाड में 4p स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा। इसी तरह मेरे पास फिर कहाँ पे चला जाए, 4 क्वाड में चला जाए, तो ये हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर माइनस आ जाएगी, माइनस p इंटू स्क्वायर रूट 3/2। अच्छा जी, तो यहाँ पर बात ये भी है कि हमारे पास कि ये जो 300 है इसका मल्टीपल है 30 का भी है और 60 का भी है। इस बात का हमने कैसे अंदाज़ा लगाया कि जनाब हमने यहाँ पर 3 का मल्टीपल लिया या 6 का हमने अलग मल्टीपल लिया हुआ, तो जनाब यहाँ पर ये बातें कर लें, ये जो 60 है ना, ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू मेरे पास मिनिमम एंगल मौजूद है। ठीक है, तो 30 यहाँ पर एंगल मौजूद नहीं है। अगर 30 यहाँ पर मौजूद होता तो फिर हमने जो कैलकुलेशन करनी थी वो 30 के लिहाज से करनी थी। अब एक और बात है, अगर 30 भी आ जाता 60 भी आ जाता फिर तो भाई उनकी जो असल वैल्यू बस वही लगाते चले जाते, फिर हम जो असल बाउंड्री है वही लगाते चले जाते। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता कि जिसमें इस एक्सरसाइज के अंदर के 30 भी आए 60 भी आ जाए और उसमें 300 भी आ जाए। ठीक है, कि हम कश्मकश में पड़ जाए कि अब कितना एंगल बनेगा, अब हम क्या वैल्यू लगाएं। ठीक है, क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता जिस तरह मैंने कह दिया। इसका मतलब तो ये है कि इसकी फिर वैल्यू एक ही पॉइंट पे दो है, किसकी 300 पे 2 वैल्यूज निकला कि हम 30 के हिसाब से लेंगे तो और निकला कि जाहिर सी बात है। इसलिए फिर मैंने पहले कह दिया कि ऐसा पहली बात क्वेश्चन नहीं मौजूद। ठीक है, जिसमें 30 60 और 300 भी आ जाए, सिर्फ हमारे पास यहाँ 30 की फॉर्म में मौजूद है या 60 की फॉर्म में मौजूद होंगे, तो हमें उसी मल्टीपल के हिसाब से चेक करना है। ठीक है, इसमें कुछ दो राय वाली कोई टेंशन वाली बात कोई नहीं है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया किस चीज़ के इक्वल -p प्लस 2p प्लस p/2 आ गया। और इसी तरह y जो है वो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3p, से थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 3p स्क्वायर रूट 3/2 निकल आएगी। ठीक है, अच्छा जी, तो फाइनल मेरे पास x की वैल्यू निकल आई 2p, यानी सारा मामला करने के बाद 2p माइनस p आ जाएगा 1p, 1 प्लस हाफ हो जाएगा कितना मेरे पास 3p/2, यानी 3/2p। इसी तरह y इक्वल टू, तो वो तो मैंने पहले फाइनल कर चुका हूँ, वो आ गया 3p स्क्वायर रूट 3/2 मेरे पास आ गई। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब आगे हमने फाइंड करनी है मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा जी, तो मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करनी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट क्या आ जाएगी, ये तो सिंपल सी बात ही है। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी मेरे पास, r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो r इक्वल टू यहाँ से निकल आएगी वैल्यू लगाने, तो 3p/2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट 3p/2 का स्क्वायर, तो नीचे स्क्वायर बन के 1/2 साइड पे निकल आएगा। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 9p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 कैंसल 3 का स्क्वायर 9, 9 3 का कितना हो गया 27, तो 4 एलसीएम सेम आ रहा है, 27 जमा 9 36 का आ गया मेरे पास कितना डायरेक्ट 6, और बटे में आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, सॉरी स्क्वायर रूट लेने के बाद कितना आ जाएगा 2, तो 6 को डिवाइड कर दें 2 पर, तो ये मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी टोटल 3p निकला, तो ये आ गया मेरे पास
रिजल्टेंट आ गया। अब हमने लेना मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओ। नाउ द मूवमेंट, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्शन मौजूद है, फोर्स मौजूद होनी चाहिए, टार्क मौजूद होना चाहिए। तो हम तीनों में से जो चीज़ मर्जी निकाल सकते हैं, तो हमने वो चीज़ें निकाल ली हैं। नो दैट मूवमेंट अबाउट किस पॉइंट के, अबाउट पॉइंट ओ। अगर किसी को मूवमेंट समझ नहीं आता तो लेक्चर नंबर 8, 9 अच्छे तरीके से देख ले। तो जी का मूवमेंट, जी इज इक्वल टू पहली फोर्स का, जो सबसे पहले वाली फोर्स थी पी वाली, अबाउट ओ लेंगे तो इसकी कितनी वैल्यू आएगी 0, क्योंकि एक लाइन सेम आ रही है इसकी, लिहाजा ये आ जाएगा पी ऑफ 0। इसी तरह 4p वाला भी ओरिजिन भी आ रहा है, तो मैं पहले भी इसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ये भी आ जाएगा 4p इंटू 0, ठीक है। जबकि तीसरी वाली जो फोर्स है मेरे पास वो क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर मौजूद है, ठीक है। जिस वजह से इसकी हमारे पास वैल्यू फिर क्या आ जाएगी -p, ठीक है। और परपेंडिकुलर लेंथ मेरे पास कौन सी है, ओ से एल। इसे आप इस पॉइंट को नाम दे लीजिएगा, किस चीज़ का, एल का नाम दे लीजिए। तो ये आ जाएगा p इंटू ओ एल निकल आएगा। अच्छा जी, तो इम्प्लाइज डैट जी इज इक्वल टू, ये भी 0, ये भी 0, तो वैल्यू मेरे पास आ गई -p इंटू ओ एल। ओ एल किसके इक्वल है, डी की इक्वल हमने कंसिडर किया हुआ, तो ये आ जाएगा -p डी के इक्वल आ जाएगा। बट हमारे पास जो ये डायग्राम है ओ एल ए, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मेरे पास जो साइन की वैल्यू निकलेगी, ठीक है, वो कितनी निकलेगी, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 60 का, ठीक है। तो साइन 60 इज इक्वल टू किस चीज़ के आ जाएगा, यानी यहाँ पर थीटा मौजूद है और थीटा के सामने परपेंडिकुलर मौजूद है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू डी ओवर ए के। ये मेरी लेंथ कितनी है ए, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मेरे पास, क्लियर होगी बात। तो ये आ जाएगा डी ओवर ए, तो साइन 60 इज इक्वल टू डी ओवर ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डी की वैल्यू साइन 60 पे आ गया स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2 इंटू ए मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। सो मेरे पास जो मूवमेंट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देयरफॉर या सो जी इज इक्वल टू हमारे पास निकल आया -p, और डी की वैल्यू मौजूद है स्क्वायर रूट 3/2 इंटू ए मौजूद है, क्लियर होगी बात। अच्छा जी, अब हमने क्या लिखनी है, इक्वेशन ऑफ, फाइनल बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन लिखनी है। नाउ द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाएगी, लाइन ऑफ एक्शन किसकी, रिजल्टेंट की। वो क्वेश्चन हमने जनरलाइज पढ़ चुके हैं पहले भी, वो होती है जी इज इक्वल टू स्मॉल एक्स कैपिटल वाई माइनस कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल एक्स, ठीक है। तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, जी की भी फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फाइंड कर लेते हैं। चलो लगाओ वैल्यू सारी की सारी। जी की वैल्यू आई है माइनस स्क्वायर रूट 3AP डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू कैपिटल वाई की वैल्यू है 3 स्क्वायर रूट 3P डिवाइडेड बाय 2 माइनस स्मॉल वाई एज इट इज, और कैपिटल एक्स की वैल्यू है 3P डिवाइडेड बाय 2। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये वाई वाली क्वेश्चन उठाकर इस तरफ ले आया, क्योंकि उसने जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट दिया उसने वाई इस साइड पे ले आया, लेफ्ट साइड पे। तो आप इसे इसी तरह उठा लो, तो वाई 3P डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3P डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट 3/2 इंटू ए पी मेरे पास आ गया। तो यहाँ से इस तरफ जो बचा हुआ है वो 3y बचा हुआ है, तो P ओवर 2 उस तरफ ले जाते हैं हम, तो 3y इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा इस चीज़ के, हाँ जी ये 2 सब के बटे में मौजूद है, तो ये खत्म हुआ, ये 3 सब के बटे में जाकर के लग जाएगा। इसका जब कैंसिल होगा तो ये बचेगा स्क्वायर रूट 3P इंटू एक्स। इसी तरह जब इसके साथ कैंसिल होगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, बटे में आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 इंटू ए पी आ जाएगा, ठीक है। तो इसे आप बेशक कॉमन लेके साइड पे रख लें, जिस तरह मर्जी कर लें, यानी जिस तरह उसने क्वेश्चन आंसर बनाया हुआ है। तो 3y इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 यानी साइड पे रख लें, सही है।
तो जब स्क्वायर रूट 3 साइड पे रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास फिर, हाँ जी, स्क्वायर रूट 3 साइड पे रखेंगे तो यहाँ से बच जाएगा मेरे पास पी एक्स, 3x है हमारे पास, 3x प्लस स्क्वायर रूट 3 पी बाहर रखे ना, 3x प्लस किस चीज़ के साथ आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा। सर ये अगर हम यहाँ से कॉमन लेंगे यहाँ वैल्यू बन जाएगी 3 की स्क्वायर, मतलब अब भाई थोड़ा सा आगे पीछे होगी वैल्यू, एडजस्ट कर देते हैं, फिर कर लें एडजस्ट। आप ये स्टेप मिस कर लें, डायरेक्ट यहीं से उठा लें, ठीक है। अगर ऐसी बात ये तो अगर समझ नहीं आ रही बात की तो ये आ जाएगा मेरे पास फिर किस चीज़ के इक्वल, हमें चाहिए क्या, कौन सी चीज़ साइड पर, 3y, ठीक है। 3y इज इक्वल टू, अब ज़रा देखना 3y रखना है ना हमने एक साइड पे, हाँ 3y रहेगा, 2 जो है सबसे कैंसिल, 3y साइड पे रह गया और ऊपर से p भी कैंसिल कर दो, बाकी क्या बच गया फिर 3y, इस तरफ 3y इज इक्वल टू 3 के रूट 3x प्लस साथ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3a आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट 3 बाई कॉमन ले लो, बस इतना हो गया तो 3x प्लस a, लो जनाब ये बात है सर, ठीक है। अगर इस तरह नहीं तो उस तरह समझ कर लो, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 8, ठीक है। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 और 10 अगले लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।